गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया था, जेनेटिक्स। आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। आप लोग देखते होंगे कि बीमार तो सभी होते हैं और कुछ लोग बहुत कम बीमार होते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। ये बीमार होने का कारण क्या है? बीमार होने का कारण है बाहर से आने वाले रोगाणु। ये बाहर से आने वाले रोगाणु क्या करते हैं? हमें ग्रसित करते हैं, उद्भासित करते हैं और हम क्या होते हैं? बीमार हो जाते हैं। कुछ लोग तो जल्दी से बीमार हो जाते हैं और कुछ आराम से बहुत दिनों तक भी बीमार नहीं होते। हम सोचते हैं कि भाई ये तो बीमार ही नहीं होते और हम तो रोज रोज जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। क्या कारण है? इसका कारण है हमारी शरीर की प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। और जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा होगी वो जल्दी से बीमार नहीं होता और जिसकी इम्यूनिटी कम होती है वो बहुत जल्दी फटाफट से बीमार होने लग जाता है। रोगाणु उनको जल्दी से क्या करते हैं? अटैक करते हैं और बीमार कर देते हैं। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की सेल्फ, खुद स्वयं शक्ति होती है जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। हमारा शरीर क्या करता है? कोई रोगाणु आता है उनसे लड़ने का प्रयास करता है और उसमें भी जो हमारी सेल्स हैं, WBC वगैरह, वो क्या करती हैं? सहायता करती हैं। तो ये जो प्रतिरोधक क्षमता है ये जन्मजात तो होती है और साथ में उपार्जित भी होती है। उपार्जित जैसे हम एंटीबायोटिक्स वगैरह भी लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। जैसे टिटनेस है, टिटनेस के लिए हम इंजेक्शन लगवाते हैं, टीका लगवा लिया। पोलियो के लिए दवाई पिला ली। तो ये क्या होती है? प्रतिरक्षा क्या होती है? उपार्जित भी होती है और जन्मजात भी होती है। ऐसा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ये रोगाणु और जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है इन सबका अध्ययन करते हैं, वह कहलाती है प्रतिरक्षा विज्ञान। देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र में मेन आता है हमारा लसीका और रक्त। जो लसीका तंत्र है और रक्त, जैसे कि बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, थाइमस, यकृत आदि, ये सभी क्या करते हैं? हमें प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ये एक प्रतिरक्षा तंत्र है जो हमें रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा और रक्त समूह। ब्लड हम पढ़ चुके हैं पिछले लेसन के अंदर, जिसमें हमने हार्ट पढ़ा था, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा था और उसमें हमने क्या पढ़ लिया था? रक्त पढ़ लिया था। आज हम रक्त समूह, मैंने पिछली कक्षा में भी आपको रक्त समूह के बारे में चर्चा की थी। आज लेकिन हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी हम देखते हैं प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, लेसन नंबर 4। देखिएगा बच्चों, मानव शरीर हर दिन अनेकों रोगाणुओं से उद्भासित होता है, ग्रसित होता है। रोगाणु आते हैं और हमारे शरीर में क्या करते हैं? रोगग्रस्त करने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारे टच में भी आते हैं लेकिन फिर भी हम रोगग्रस्त नहीं होते। तो मानव शरीर हर दिन अनेकों रोगाणुओं से उद्भासित होता है, यानी कि उनके संपर्क में आता है, परंतु फिर भी यह बड़ी आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता, इजीली रोगग्रस्त नहीं होगा। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ वगैरह आएंगे, जो रोगाणु हैं वो आते हैं, हमारे संपर्क में आते हैं, लेकिन हमारा शरीर जल्दी से, आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता। इसका प्रमुख कारण रोगाणु उन्मूलन हेतु, जो ये प्रमुख कारण है वो क्या है? किसका? कि हम रोगग्रस्त नहीं हो पाते। इसका प्रमुख कारण क्या है? रोगाणु उन्मूलन। रोगाणु यानी रोगाणुओं का उन्मूलन मतलब हटाना। तो इसका प्रमुख कारण है रोगाणुओं को हटाने के लिए हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरोधक क्षमता, कि हमारे शरीर में इन रोगाणुओं से लड़ने के लिए, इन रोगाणुओं को हटाने के लिए क्या पाई जाती है बच्चों? प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी। यह प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात, जन्म से तो होती है, या उपार्जित हो सकती है। देखिए जैसे कुछ बच्चों में क्या पोलियो हो जाता है, तो जन्मजात उसके अंदर क्या नहीं थी? प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, लेकिन जब पोलियो की दवाई पिला दी जाती है बच्चे को, या टिटनेस का इंजेक्शन होते ही लगा दिया जाता है, तो क्या होती है? उपार्जित क्षमता आ जाती है, प्रतिरोधकता क्षमता। तो यह प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात या उपार्जित हो सकती है, जन्म से भी हो सकती है या उपार्जित भी हो सकती है। रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु, यानी कि रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए, उनको हटाने के लिए शरीर में होने वाली क्रियाएं, शरीर में जो भी क्रियाएं होंगी, संबंधित तंत्र और जो इससे संबंधित तंत्र है के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है।
तो इसका जो अध्ययन किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं लसिका या प्रतिरक्षात्मक अंगों में होती हैं। जैसे कि प्रतिरक्षात्मक अंगों में कौन से अंग लेते हैं? जैसे बोन मैरो। यहां पर भी क्या बनती है बच्चों? क्या बनती है यहां पर? करोड़ों कोशिकाएं बनती हैं। लिम्फ नोड्स, थाइमस, यकृत, इन सब में क्या होता है? और तथा रक्त और लसिका में क्रियाशील होती हैं। कौन बच्चों? प्रतिरक्षा तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं। यहां पर ये क्या होती हैं? क्रियाशील या सक्रिय होती हैं। तो ये हमने अभी देखा प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए। हम प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे और मैंने आपको कुछ परिभाषाएं लिखवाई हैं, ये आपने नोट कर ली होगी। अब हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा होती है वो दो प्रकार की विधियों द्वारा होती है। एक तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। स्वाभाविक तो क्या होगी? इसे अनिर्दिष्ट या प्राकृतिक भी बोलते हैं। अनिर्दिष्ट या प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि ये जन्मजात होती है, जन्म से ही होती है। और देखिए ये सभी रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो हम बता सकते हैं हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां हैं। कितने प्रकार की बच्चों? दो प्रकार की। रोगों से लड़ने की विधियां दो प्रकार की हैं। नंबर 1 स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि।
और दूसरी है बच्चों उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। पहली तो है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। पहली विधि को लेकर चलते हैं हम, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। इसे अनिर्दिष्ट या प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? अनिर्दिष्ट या प्राकृतिक प्रतिरक्षा। यह जन्मजात होती है। इसमें प्रतिरक्षा किसी विशिष्ट रोगाणु जो होते हैं बच्चों वो एंटीजन होते हैं, प्रतिजन होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं विशिष्ट रोगाणु या प्रतिजन। रोगाणु के लिए नहीं होती वरन सभी। देखिए जो ये प्रतिरक्षा है किसी विशिष्ट रोगाणु के लिए नहीं होगी, वरन क्या होगी कि यह सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान तरीके से कार्य करती है। वरन सभी प्रतिजनों के लिए समान रूप से कार्य करती है। चाहे कोई सा भी रोगाणु आ जाए बच्चों, प्रतिजन आ जाए, सभी को ये सभी से लड़ने की कोशिश करती है। कौन सी? स्वाभाविक। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां हैं। एक तो है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। स्वाभाविक है, यह जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है। इसे अनिर्दिष्ट या प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी कहा जाता है। इसमें किसी विशिष्ट रोगाणु के लिए नहीं होती है प्रतिरक्षा, वरन सभी प्रतिजन जो सभी रोगाणु हैं उनके लिए ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा कार्य करती है, समान रूप से कार्य करती है। नोट कर लीजिए बच्चों। अब ये जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है उसके लिए निम्न कारक सहायक है। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए निम्न कारक सहायक हैं। हम कारक बताएंगे कौन कौन से कारक सहायक हैं। आपने ये नोट कर लिया होगा बच्चों। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि अनिर्दिष्ट या प्राकृतिक विधि कहा जाता है, जन्मजात होती है। ये किसी विशिष्ट रोगाणु के लिए नहीं होती, बल्कि सभी प्रतिजन हैं, जो भी प्रतिजन आएंगे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर,
सभी के लिए समान रूप से कार्य करेगी। ऐसा नहीं किसी के लिए ज्यादा करे, किसी के लिए कम करे, सभी के लिए समान रूप से कार्य करती है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा है, उसके लिए निम्न कारक हैं बच्चों। नंबर 1 है भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध में भी आपको डिटेल बताएंगे। दूसरा है रासायनिक अवरोध। पहले नंबर पर आ रहा है बच्चों भौतिक अवरोध, दूसरे पे रासायनिक अवरोध, तीसरे पे देखें तो हम खुद कोशिकाओं का अवरोध यानी कि कोशिका अवरोध। और चौथे नंबर पर देखेंगे ज्वर। ज्वर यानी कि बुखार, ज्वर या सूजन। तो रोगों से लड़ने के लिए स्वाभाविक प्रतिरक्षा जन्मजात है और इसमें ये कारक भूमिका निभा रहे हैं। एक है भौतिक अवरोध, दूसरा है रासायनिक अवरोध, तीसरा कोशिका अवरोध और चौथा है ज्वर या सूजन। आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्या है तो आप बता सकते हैं और इसमें कौन कौन से कारक कार्य करते हैं। तो ये 4 कारक हैं जो इस स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए सहायक हैं। भौतिक अवरोध, रासायनिक अवरोध, कोशिका अवरोध, ज्वर या सूजन। आप नोट कीजिए बच्चों इसे। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में लेंगे। 4 कारक आपको सहायक बताए हैं किसमें, स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए। भौतिक अवरोध, रासायनिक अवरोध, कोशिका अवरोध, ज्वर या सूजन। भौतिक अवरोध देखिए, आपके नाक में बाल है ना, वो क्या करते हैं जब आप श्वसन क्रिया करते हैं तो जो डस्ट है या कोई बैक्टीरिया जीवाणु है उनको जाने से रोकते हैं। तो सीलिया और फ्लेजेला पाए जाते हैं हमारे कुछ अंगों में। वो क्या करते हैं, जो रोगाणु हैं उनको हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। इसी प्रकार रासायनिक अवरोध में देखें, आमाशय है। आमाशय के अंदर आपने पढ़ा है पाचन तंत्र में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है तनु मात्रा में। वो क्या करता है, रासायनिक अवरोध करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा। अभी बच्चों वक्त तो चला ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। देख रहे थे बच्चों स्वाभाविक प्रतिरक्षा, और हमने 4 कारक बताए थे, भौतिक अवरोध, रासायनिक अवरोध, कोशिका अवरोध या ज्वर या सूजन। अब हम एक एक करके इसको लेकर चलते हैं। तो पहला है हमारा भौतिक अवरोध।
देखिए बच्चों, नाक में क्या होते हैं, रोम होते हैं, सीलिया होती है और श्लेष्मा भी होती है। तो ये क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को, रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि भौतिक अवरोध में जैसे त्वचा, नासिका छिद्रों और अन्य अंगों में पाए जाने वाले सीलिया या फ्लेजेला और श्लेष्मा उपकला। देखिए, जैसे नासिका या अन्य अंगों में पाए जाने वाले एक तरीके से बाल, सीलिया या फ्लैजेला या श्लेष्मा उपकला। देखो, टिश्यू पाए जाते हैं जिसमें श्लेष्मा स्त्रावित होती है, म्यूकस स्त्रावित होता है। वो भी क्या करता है, चिपका लेता है रोगाणुओं को। आप देखिए, आप नाक से श्वसन करते हैं, नाक में बाल है, वो क्या करते हैं, रोगाणुओं को बाल रोकने की कोशिश करते हैं। फिर भी कुछ रोगाणु अंदर जाने का प्रयास करते हैं, तो नाक में अंदर क्या पाया जाता है, श्लेष्म उपकला पाई जाती है, टिश्यू पाया जाता है म्यूकस का। इसमें से म्यूकस स्त्रावित होती है। अब जब ये अंदर नाक से भी, बालों से भी नहीं रुके, फिर भी चले गए, तो क्या करते हैं कि अंदर जाकर म्यूकस पर यानी कि श्लेष्मा पर चिपक जाते हैं। इसी प्रकार हम मुंह से भी सांस लेते हैं, तो मुंह में भी क्या है, श्लेष्मा है, श्लेष्मा उपकला। तो यहां पर भी क्या म्यूकस होता है। जब हम हमारे मुंह के जरिए भी क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो यहां पर गले में क्या होते हैं, म्यूकस से चिपक जाते हैं। तभी तो हमें कफ वगैरह आता है, नाक से भी हम बाहर डिस्चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से ये भौतिक अवरोध है जो क्या करते हैं, रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं, रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो ये स्वाभाविक है, ये जन्मजात है, जन्म से ही ये सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि बाद में आपके शरीर के अंदर कोई सीलिया या फ्लेजेला बनाए गए हैं, नहीं, ये जन्मजात होते हैं। तो इस प्रकार जो भौतिक अवरोध है ये होता है स्वाभाविक, ये जन्मजात होता है, जैसे नासिका या अन्य अंगों में पाए जाने वाले सीलिया या फ्लेजेला और या श्लेष्मा उपकला। ये क्या करता है, ये म्यूकस टिश्यू होता है, वो अंदर रोगाणुओं को जाने से रोकता है और वो क्या होता है, रोगाणु क्या होते हैं, उस म्यूकस पर चिपक जाते हैं, तो बाहर फिर बाद में निष्कासित कर दिए जाते हैं। इसके बाद हम देखें, दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा जो सहायक कारक है वो है हमारा रासायनिक अवरोध। आप ये भौतिक अवरोध को नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक अवरोध। जैसे आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल, आमाशय या योनि का अम्लीय वातावरण, त्वचा में पाए जाने वाले अन्य रासायनिक तत्व, विभिन्न देह तरलों में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व हम देख सकते हैं बच्चों रासायनिक अवरोध में। जैसे आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल, योनि मार्ग में भी अम्ल होता है, तो योनि मार्ग का अम्लीय वातावरण, त्वचा में भी कुछ रासायनिक तत्व हैं, जैसे त्वचा में उपस्थित रासायनिक तत्व, ऐसे ही देह तरल हैं, जो शरीर के तरल हैं, उनमें उपस्थित रासायनिक तत्व, देह तरलों में उपस्थित रासायनिक तरल। और रासायनिक तरलों में जैसे हम क्या बता सकते हैं, अश्रु, आंसू, पसीना बता सकते हैं ना बच्चों। आंसू, पसीना कैसे होते हैं, खारे होते हैं ना, कुछ कुछ कभी रोते हैं तो हमारे आंसू हमारे मुंह में चले जाते हैं, तो क्या कैसे लगते हैं, खारे खारे लगते हैं। पसीना, लार,
इन सब में भी क्या पाए जाते हैं? रासायनिक तत्व। तो अब हम देखते हैं बच्चों इसको डिटेल में। रासायनिक अवरोध। देखिए, आप खाना खाते हैं, कई बार क्या होता है कि आप थोड़ा खराब खाना खा लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपने खाना खाया तो पहले खाना खाते हैं तो लार है, लार के अंदर क्या पाए जाते हैं? विभिन्न एंजाइम या रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। तो पहले तो क्या करती है? लार ही इन बैक्टीरिया को खत्म करने का प्रयास करती है। फिर भी नहीं खत्म होते हैं तो फिर क्या अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं तो अब कहां जाते हैं? आमाशय में जाते हैं। आमाशय में आपको पता ही है, आमाशय का जो वातावरण है वो कैसा है? अम्लीय। अम्लीय क्यों है? वहां पर क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जब ये जीवाणु, ये बैक्टीरिया आमाशय तक चले जाते हैं तो वहां पर फिर नहीं रह पाते हैं ये, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करते हैं? आपको पता ही है, ये तनु होता है और ये तेजाब की तरह काम करता है, जो हमारी एसिडिटी भी बनती है। तो ये बैक्टीरिया को क्या करता है? ये अम्लीय वातावरण इन बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? आमाशय क्या करता है? आमाशय का जो अम्लीय वातावरण है वो क्या करता है कि रोगाणुओं को खत्म कर देता है। जो महिलाओं की योनि है उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। तो ये भी कुछ इन्फेक्शन वगैरह होता है, यूरिन के जरिए बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उसको भी जो ये योनि में पाए जाने वाला अम्ल है वो क्या करता है? इन बैक्टीरिया को, इन रोगाणुओं को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से हम देखें तो हमारे आंख में कुछ रोगाणु चले जाएं, या कोई कई बार देखते हैं मच्छर वगैरह भी चला जाता है। आजकल तो आप देखिए, अब सरसों का मौसम आ रहा है, सरसों के फूल आते हैं पीले पीले और चेपे होते हैं, पता ही है ना। चलते चलते और पीले कपड़े पहन लिए तो फिर तो बहुत ही है, क्योंकि बसंत पंचमी आ रही है। तो आपने क्या किया? पीले कपड़े पहन लिए, या लाइट कलर के पहनते तो ज्यादा चेपे चिपकते हैं। तो कई बार क्या होते हैं कि चेपे हमारी आंख में गिर जाते हैं। अब आंख में गिरते हैं तो एकदम जलन सी होती है, लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो खुद भी बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आंख से जो आंसू निकलता है उसमें भी क्या होता है? रासायनिक तत्व होता है, जो क्या करता है? बैक्टीरिया को, रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से देखें हम तो पसीने में भी क्या होता है? थोड़ा खारापन होता है। पसीने में भी से भी क्या होता है? बैक्टीरिया जब उसके टच में आते हैं, शरीर में पसीना निकलता है, तो बैक्टीरिया पसीने से भी खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न रासायनिक अवरोध, जैसे कि आमाशय में पाए जाने वाला अम्लीय वातावरण, योनि में पाए जाने वाला अम्लीय वातावरण, त्वचा में उपस्थित विभिन्न रासायनिक तत्व, लार, पसीना या अश्रु में पाए जाने वाले विभिन्न रासायनिक, यानी देह तरलों में पाए जाने वाले विभिन्न रासायनिक तरल या तत्व हैं, वो क्या करते हैं? इन रोगाणुओं को नष्ट करने का, खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो हमारी स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अंदर देख रहे हैं हम। तो पहला हमने देखा था भौतिक अवरोध, दूसरा देख रहे हैं हम रासायनिक अवरोध। तो अभी रासायनिक अवरोध के बारे में मैंने आपको बताया, आप इन्हें नोट कर लीजिए बच्चों। तो ये हमने देखा अभी प्रतिरक्षा, स्वाभाविक प्रतिरक्षा के दो कारक जो हमें सहायक हैं। तो ये दो कारक की डिटेल मैंने आपको लिखवा दी है। अब हमारा तीसरा कारक आपने बच्चों नोट किया होगा कॉपी में। तीसरा कारक क्या है बताइए जरा। तीसरा कारक है कोशिका अवरोध। कोशिका अवरोध। और चौथा कौन सा है बच्चों? ज्वर या सूजन। तो अभी हम तीसरा कारक देखते हैं, कोशिका अवरोध। तो दो हमारे हो चुके हैं, तीसरा है हमारा कोशिका अवरोध। देखिए बच्चों, आपने रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, रक्त। और रक्त में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स थी। तो हम देखें तो डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं, तो इनमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि मोनोसाइट, मैक्रोफेज,
विभिन्न कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि कौन कौन सी कोशिकाएं, जैसे कि मोनोसाइट, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। ये कैसी कोशिकाएं? सारी की सारी भक्षकाणु हैं। ये भक्षकाणु भक्षण करती हैं। ये किसका? रोगाणुओं का। तो रक्त में WBC है, उसमें भक्षकाणु पाए जाते हैं, और ये भक्षकाणु जैसे कि मोनोसाइट, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ये क्या करती हैं? आने वाले रोगाणु यानी कि एंटीजन। देखिए बच्चों, रोगाणु क्या होता है? एक एंटीजन होता है, एक प्रतिजन होता है। प्रतिजन को हम लिख सकते हैं एंटीजन। और ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है बच्चों। प्रोटीन। कौन? एंटीजन। अब जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो रक्त में उपस्थित ये विभिन्न कोशिकाएं क्या करती हैं? जैसे कि आपने अमीबा में देखा होगा ना भक्षण की प्रक्रिया, तो जिस प्रकार से अमीबा उसको क्या करता है? खा लेता है, उसी प्रकार से भक्षकाणु भी क्या करती है? जैसे ये भक्षकाणु है, ये WBC है। अब कोई रोगाणु इनके संपर्क में आया तो इस रोगाणु को चारों तरफ से घेर के अंदर ले लेंगे, फिर इसका भक्षण करके फिर बाद में बाहर फेंक देती हैं। तो इस तरीके से ये भक्षकाणु क्या करते हैं? जो आने वाला रोगाणु है या एंटीजन है, प्रतिजन है, उसको नष्ट करने का काम करती हैं। कौन करती हैं? WBC यानी कि रक्त में उपस्थित WBC में भी भक्षकाणु, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ये क्या करती हैं? भक्षकाणु क्रिया में सक्षम होती हैं। ये सभी की सभी क्या होती हैं? भक्षकाणु क्रिया में सक्षम। आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक था। क्या था बच्चों? कोशिका अवरोध। तो ये कोशिकाएं तो है WBC, हमारे शरीर की रक्त में उपस्थित कोशिकाएं, और ये कोशिकाएं क्या करती हैं? ये भी अवरोध करती हैं, यानी कि आने वाले रोगाणु को नष्ट करती हैं, खत्म करती हैं। तो ये हम देख सकते हैं तीसरा नंबर का है ये टॉपिक हमारा, कोशिका अवरोध। और हमने उसमें देखा WBC ये क्या करती हैं? आने वाले रोगाणु यानी कि एंटीजन का भक्षण करती हैं। भक्षकाणु क्रिया में ये सक्षम होती हैं। तो ये हमारा तीसरा था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्वाभाविक प्रतिक्रिया में ही देखें तो नेक्स्ट है अब ज्वर या सूजन, चौथे नंबर का। देखिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा में बहुत ही एक्टिव है। जैसे ही कोई रोगाणु आता है संपर्क में तो विभिन्न क्रियाओं द्वारा, जैसे कि अभी हमने देखा भौतिक अवरोध द्वारा, रासायनिक अवरोध द्वारा या कोशिका अवरोध द्वारा क्रिया करता है। इसके अलावा ज्वर या सूजन से भी रोगाणुओं का नाश होता है, नष्ट होते हैं। देखिए हमारी बॉडी है मान लीजिए, और कोई रोगाणु हमारी बॉडी के अंदर, ये रोगाणु है, एंटीजन है, प्रवेश करता है बॉडी के अंदर। तो क्या होता है? जब ये एंटीजन जैसे ही प्रवेश करता है तो इस एंटीजन का जीवन काल एक फिक्स टेम्परेचर पर रहता है। टेम्परेचर इसके जीवन के लिए जिस पे ये जी सकता है फिक्स होता है, टेम्परेचर फिक्स है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होता है तो ये एंटीजन यानी ये रोगाणु क्या होता है? नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमारी बॉडी तो खुद ही ऑटोमेटिक है, तो क्या होती है कि जैसे ही एंटीजन या रोगाणु आता है, और विभिन्न क्रियाओं में भी ये क्या होता है कि नष्ट नहीं हो पाता, लेकिन हमारे शरीर को पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ये एंटीजन क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो अब क्या होता है? जब एंटीजन आता है तो बॉडी क्या करती है? ऑटोमेटिक टेम्परेचर मेंटेन करती है, अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है। या कोई कम टेम्परेचर रहता है तो कम भी करती है। वैसे अधिकतर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता ही है, बॉडी क्या करती है? अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है, अपना ताप बढ़ा लेती है। ओरिजिनल से जो नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे क्या करती है? बॉडी बढ़ा लेती है,
बढ़ा लेती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है ज्यादा, और उस टेम्परेचर पर इस एंटीजन का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्या होता है, ये एंटीजन नष्ट हो जाता है नॉर्मली। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार कहते हैं, हम कहते हैं ना कि देखिए हमें कोई बीमारी हुई, कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश किया तो हमें क्या होता है, जनरली तो बुखार नहीं चढ़ता, क्योंकि और प्रक्रियाओं के द्वारा उसको नष्ट करते हैं। लेकिन कई बार हमें तेज बुखार चढ़ जाता है, तो तेज बुखार इसलिए चढ़ता है कि हमारा बॉडी स्वयं प्रतिरक्षा करता है, तो शरीर हमारा स्वयं प्रतिरक्षा करता है, तो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिससे कि वो एंटीजन या रोगाणु है उस ताप पर खत्म हो जाए, तो इसलिए हमें बुखार चढ़ता है, या हमारे शरीर में सूजन भी आ जाती है। तो चौथा अवरोधक है हमारा ज्वर या सूजन, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये 4 हमारे स्वाभाविक प्रतिरक्षा के सहायक कारक थे। तो बताइए बच्चों, रिपीट करते हैं एक बार कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्या होती है, जन्मजात होती है ये, इसे अनिर्दिष्ट या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, और इसके सहायक कारक मैंने 4 सहायक कारक बताए थे आपको, कौन कौन से थे, भौतिक अवरोध, रासायनिक अवरोध, दोबारा वंस अगेन लिख देती हूं, समझा चुकी हूं मैं आपको। तो पहला जो सहायक कारक है वो है भौतिक अवरोध, दूसरा है कौन सा बच्चों, रासायनिक अवरोध। अब आपको वैसे ही मुंह जबानी याद हो गए होंगे बच्चों ये जो मैंने आपको समझाया है, तो आप लिख सकते हैं इसको, अच्छे से सुना होगा तो। तीसरा है हमारा कोशिका अवरोध, और चौथा है हमारा ज्वर या सूजन। रिपीट करते हैं, प्रतिरक्षा यानी कि शरीर का रोगों से लड़ने की क्षमता, ये कहलाती है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा विधि 2 प्रकार की है, एक तो प्राकृतिक है जिसे हम स्वाभाविक कहते हैं, ये अनिर्दिष्ट या प्राकृतिक कहलाती है। दूसरे उपार्जित, जो बाहर से उत्पन्न की जाएगी। स्वाभाविक है, इसको अनिर्दिष्ट या प्राकृतिक क्या कहेंगे, प्रतिरक्षा कहते हैं हम इसे। ये जन्मजात होती है, ये किसी विशिष्ट रोगाणु या प्रतिजन के लिए नहीं होती, वरन सभी जितने भी प्रतिजन हैं उन पर ये समान रूप से कार्य करती है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा है, उसमें विभिन्न कारक सहायक हैं। पहला है भौतिक अवरोध, दूसरा है रासायनिक अवरोध, तीसरा है कोशिका अवरोध, और चौथा है आपके ज्वर या सूजन। भौतिक अवरोध में हमने आपको बता दिया था आमाशय यानी कि अम्लीय वातावरण। रासायनिक अवरोध में हमने आंसू, पसीना और लार बता दिया था। और इधर देखिए कोशिका अवरोध में, तो इसमें हमने आपको बताया था WBC से रिलेटेड, और ज्वर या सूजन यानी कि बॉडी का टेम्परेचर का बढ़ना। तो ये हमारी थी स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए कारक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।